लोकसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होगा। करीब 4.5 घंटे बाद तारीखों का ऐलान किया जाएगा। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। 6 या 7 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता दें। परसों ही चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के बाद ये फैसला लिया गया। कल दरअसल बैठक हुई थी। जानकारी ये थी कि 15 तारीख को ऐलान हो जाएगा, लेकिन फिर कल ये स्पष्ट हो गया कि 16 तारीख को दोपहर 3 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। 2019 पर अगर आप नजर डालेंगे चुनाव पर, तो 10 मार्च को ऐलान हुआ था। 7 चरणों में चुनाव हुआ था। इस बार भी संभावना यही जताई जा रही है कि 6 से 7 चरणों में चुनाव हो सकता है। लेकिन आप ये समझिए कि जैसे ही इलेक्शन कमीशन की ओर से तारीखों का ऐलान किया जाएगा, उसके बाद आचार संहिता पूरे देश में लागू हो जाएगी। हालांकि इस बार कई पार्टियां हैं जो एक चरण में पूरे राज्य में चुनाव कराने की बात कर रही हैं। जैसे तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि वो चाहते हैं बंगाल में एक चरण में चुनाव हो, वरना जो बीजेपी है उसे चुनाव प्रचार करने का ज्यादा मौका मिल जाता है। लेकिन ये सब बातों के इतर जो फैसला होगा वो चुनाव आयोग को ही लेना है, और कितने चरणों में इस बार का लोकसभा चुनाव होता है ये भी देखना होगा। और चलिए, कई सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बता दूं आपको, मोहित राज दुबे हैं दिल्ली से, विकास चंद्र भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, निखिल शर्मा लखनऊ से हमारे साथ हैं, तापस सेन गुप्ता कोलकाता से हैं, इसके अलावा पंकज मिश्रा मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद अपने सहयोगी से भी हम बात करें। तो देखिए देश क्या सोचता है, क्या चल रहा है देश के मन में। तीसरी बार 400 पार, इसी बुलंद नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी 2024 में जीत का परचम लहराने के लिए ताल ठोक चुकी है। मोदी और उनकी टीम इस नारे को अमली जामा पहनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। वहीं राहुल गांधी विपक्षी एकता और न्याय यात्रा के जरिए लोगों के दिलों में पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देश का मूड क्या है? सवाल ये भी है कि क्या एक बार फिर मोदी के चेहरे पर देश की जनता जीत की मुहर लगाएगी, या इस बार विपक्ष का पलड़ा भारी पड़ेगा? इसी की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन संवाददाता निकल चुके हैं देश के सियासी सफर पर। सबसे पहले देश के दिल्ली के लोग क्या सोचते हैं, ये जान लीजिए। प्रधानमंत्री कौन होंगे 24 में? मोदी जी। मोदी जी क्यों हो गए? तो इसलिए अच्छे काम किए थे ना, इसलिए। आम आदमी पार्टी लगता है, हाँ दिल्ली में उसने काम बहुत अच्छा किया है। क्या काम किया है? मिडिल क्लास में देखा जाए तो उसने शिक्षा को लेके बहुत अच्छा किया है। मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं घर के, उनको शिक्षा अच्छी मिल रही है। कनॉट प्लेस के बाद न्यूज नेशन की टीम का अगला पड़ाव है करोल बाग। प्रधानमंत्री कौन होंगे? मोदी जी होंगे, मोदी जी, और इनके अलावा कोई है ही नहीं। कोई और चेहरा नहीं है? हमको अच्छा ही नहीं लगता, हमको अच्छा ही नहीं लगता। मोदी जी के अलावा कोई अच्छा ही नहीं लगता, और कोई है भी नहीं। मोदी के आगे कोई कुछ नहीं है। दिल्ली से सटा सूबा है हरियाणा, जो अपनी खाटी राजनीति के लिए जाना जाता है। देश के साइबर हब में से एक गुरुग्राम का रुझान किसकी तरफ है, इस सवाल का जवाब जरूर जानना चाहेंगे। अच्छा, मोदी जी वन मैन आर्मी है, यहाँ आप वन मैन शो चला रहे हैं? नहीं, वन मैन आर्मी ही है इस टाइम। मोदी जी ही वन मैन आर्मी है, और इस देश को जरूरत भी सिर्फ वन मैन आर्मी की है। नेता कौन सा पसंद है? मेरे लिए मोदी ठीक है। मोदी ठीक है, क्यों? बस सरकार उन्होंने बहुत सारे फायदे किए हैं। जैसे कि हमारी सरकार ने हमारे लिए बहुत सारे फायदे कर रखे हैं। देश कैसा है? जी, देश कैसा? देश अच्छा है। सरकार कैसी है? सरकार बढ़िया है। कौन सी? ये मोदी की जी। मोदी की? हाँ, और कोई नहीं? मोदी की सरकार सही है जी। हरियाणा के बाद ये न्यूज नेशन की टीम का सियासी सफर यूपी की सरजमी पर है। गन्ना बेल्ट इस बार किसके सिर ताज सजा रही है, मुजफ्फरनगर की जनता से जान लेते हैं। ऊपर से लेके नीचे तक काम सही हो रहा, बढ़िया हो रहा? बढ़िया हो रहा जी, ठीक हो रहा जी। कोई कमी नहीं लगती? कोई कमी नहीं, ठीक है जी, बढ़िया, हर जगह सुधार है जी। अच्छा, प्रधानमंत्री अगर बात करूं 2024 में किसको लाना चाहते हैं? मोदी। मोदी। ये इतना एब्रप्ट क्यों है कि मोदी, कोई और क्यों नहीं? कार्य अच्छा करते हैं, गरीब से गरीब आदमी का सबका विकास चल रहा है। छोटी से छोटी योजना छोटे से छोटे तबके तक जारी है। देश की राजनीति में अल्पसंख्यक समुदाय बेहद अहम भूमिका अदा करता है। इस बार देश के मुसलमानों का क्या मूड है? क्या वो बीजेपी को हराने के लिए वोट करेंगे, या फिर विकास की रफ्तार को और तेज करेंगे? 2024 में आप किधर चले? देखो, इन्होंने मोदी जी ने विकास का तो बहुत अच्छा काम करा, विकास करा काफी अच्छा।
बस थोड़ा सा यही है कि रोजगार की तरफ ध्यान नहीं है। पर लोकसभा चुनाव में किधर जा रहा है सबका? नहीं, देखिए मुस्लिम महिलाओं का तो बिल्कुल रुख साफ है कि वो बीजेपी की तरफ जा रही है, क्योंकि बीजेपी ने जितना मुसलमान महिलाओं के लिए काम किया है, 3 तलाक से निजात दिलवाई है, और जितना भी आजकल मतलब कि जो भी जैसे है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो मैं सबसे ज्यादा जोर दूंगी सबका विश्वास। उसमें मुस्लिम महिलाओं और मुस्लिम्स के लिए उन्होंने, मोदी जी ने सबका विश्वास जीता है। गुजरात ने पीएम मोदी का भरपूर साथ दिया। इस बार गुजरात के दिल में क्या है? मैं तो प्राउडली बोलता हूँ, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से विकास किया है पूरे गुजरात में, वापी से लेकर सौराष्ट्र तक, तो मैं तो डेफिनेटली बोलूंगा कि वापस मोदी सरकार आनी चाहिए। तो जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, सियासी रण में घमासान और तेज हो जाएगा। न्यूज नेशन के सफर में आपने जाना देश का मूड क्या है, किसका पलड़ा भारी और कौन कमजोर नजर आ रहा है, ये आप खुद तय कर सकते हैं। देश का सियासी मिजाज जानने के लिए न्यूज नेशन का सफर यूं ही जारी रहेगा। टीम न्यूज नेशन। और हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विकास चंद्रा के पास चलेंगे, दिल्ली से हमारे साथ हैं। आज 3 बजे तय हो जाएगा विकास, कब कब चुनाव होना है, कितने चरणों में होना है, क्या आपका अपना आकलन कहता है? देखिए, इंतजार था कि चुनाव आयोग की तरफ से कब लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान किया जाता है, क्योंकि अगर पिछली बार की बात करें तो 10 तारीख को ऐलान हो गया था, तो उसे 5 दिन का विलंब हो चुका है। तो अब आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान किया जाएगा। अगर पीछे के अनुभव के आधार पर अगर कहा जाए, क्योंकि चुनाव आयोग कितने चरणों में कराने जा रहा है, किस राज्य में कब होगा, ये तो ऐलान के बाद ही पता चलेगा। लेकिन देखें तो पिछली बार 7 चरणों में चुनाव हुए थे पूरे देश भर में। 2024 पर अगर निगाह डालें तो 9 चरणों में चुनाव हुए थे 2014 में। तो इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि 7 चरण में चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि देश बड़ा है और चुनाव आयोग के सामने तमाम चुनौतियां रहती हैं कि निष्पक्ष ढंग से चुनाव हो, भयमुक्त माहौल में चुनाव हो, लोग अपने घरों से निकलें और मतदाता केंद्र तक जाएं और वहां अपना वोट डालें। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं चुनाव आयोग को भी करनी पड़ती है, और खासतौर पर जो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो और जो पहाड़ी राज्य हैं, तो वहां चुनाव आयोग की टीम को पहुंचाना भी एक मुश्किल काम होता है। और जनसंख्या बहुत ज्यादा है बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश की, तो वहां चरण ज्यादा होते ही हैं। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि जो अर्धसैनिक बल होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है ताकि सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था रहे। तो खैर अब इंतजार है, कुछ घंटे की बात है, चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान करके बता दिया जाएगा जो कितने चरणों में चुनाव इस देश में होगा और काउंटिंग कब होगी और सरकार कब शपथ लेगी। सारी चीजें थोड़ी देर बाद साफ हो जाएंगी। चलिए विकास हमारे साथ रहिए। मोहित दुबे भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ ही घंटों का वक्त रह गया है अब तो मोहित, 3 बजे चुनावों का ऐलान होगा ऐसा की जानकारी विकास जी ने दी। सवाल यह है कि इस बार के समीकरण क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं? मोहित आवाज मिल पा रही है आपको? देखिए पयोधी, मैं लंबे वक्त से मैं चुनाव आयोग की रिपोर्टिंग कर रहा हूं। मैं पयोधी बिल्कुल, देखिए पयोधी, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक 7 से 8 चरणों में मतदान कराया जा सकता है। देखिए दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान है और यहाँ पर सबसे ज्यादा मतदाता अपने जो है मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। 96 करोड़ 70 लाख के आसपास इस बार मतदान है। 2 करोड़ के आसपास ऐसे मतदाता जो पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। यही तो चुनौती चुनाव आयोग के सामने होती है कि इतनी बड़ी संख्या में जो मतदाता है उनको किस रूप में, किस तरीके से निष्पक्षता के साथ, भय मुक्त के साथ जो है मतदान करवाया जाए और मतदाताओं में जागरूकता भी लाया जाए। तो निश्चित तौर पे आज जो ऐलान 3 बजे के बाद होगा तो चुनावी शंखनाद का बिगुल बज जाएगा। और इसके साथ ही साथ ये भी हम आपको बताते चले, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अप्रैल के यानी 15 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच में पहला फेज और आखिरी फेज को लेकर आपको हम बताते चले कि 19 मई को आखिरी फेज और 23 मई को जो है नतीजे घोषित किए जा सकते हैं। अभी तक की जो रूपरेखा है, देखिए आज थोड़ी देर के बाद चुनाव आयोग के भीतर एक बैठक होगी और बैठक के बाद दोनों जो चुनाव आयुक्त हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो दिल्ली के विज्ञान भवन पहुंचेंगे और वहां पर करीब 3 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कर देंगे। ठीक,
ठीक है मोहित, निखिल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। निखिल, इस बार जो पूरा समीकरण है यूपी में वो भी बहुत दिलचस्प है, और लोकसभा की बात हो और यूपी की बात ना हो और यहाँ के समीकरणों को साधने की कोशिश ना हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। निखिल, कैसे देख रहे हैं, कितने चरणों में यूपी का देख रहे हैं? बिल्कुल पयोधी, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 7 चरणों में मतदान जो है उसकी संभावना उत्तर प्रदेश में है, जैसा पिछली बार भी हुआ था। एक बात बहुत साफ है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। 2 गठबंधन है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ एनडीए गठबंधन है। दोनों गठबंधन आमने सामने हैं, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि उत्तर प्रदेश से ही सांसद है, बनारस से, तो ऐसे में एक तरफ आपको मंच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई पड़ेंगे, योगी आदित्यनाथ दिखाई पड़ेंगे और राजनाथ सिंह दिखाई पड़ेंगे। दूसरी तरफ जो गठबंधन है विपक्ष का, उसमें आपको अखिलेश यादव दिखाएंगे, हो सकता है कभी कभी राहुल गांधी या प्रियंका गांधी भी दिखाई पड़े, कुछ दिनों के लिए ममता बनर्जी भी दिखाई पड़े। तो ये जो आपस में जो एक दूसरे का जो कंपटीशन दिखाई पड़ेगा वो जनता समझती है। दरअसल उत्तर प्रदेश की जनता इस समझती को प्रधानमंत्री के लिए चुनाव कर रही है, मतदान कर रही है, वो किसी क्षेत्रीय जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए नहीं कर रही है। तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो किसी क्षेत्रीय दल पर बहुत भरोसा आमतौर पर नहीं जताती जब भी इस तरह के लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होते। तो जो मंच आमने सामने दिखाई पड़ रहा है दोनों गठबंधनों का, वो काफी हद तक तस्वीरें साफ कर रहा है। हालांकि आखिरी फैसला जनता को लेना है। अब से थोड़ी देर में जब चुनाव आयोग ये फैसला सुनाएगा कि आखिर कब चुनाव होंगे, कितने चरणों में चुनाव होंगे और किस तरह से मतदाता जो है मतदान कर पाएंगे, तो काफी कुछ तस्वीरें धीरे धीरे साफ होने लगेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश का समीकरण मैंने आपको बताया कि दोनों मंच आमने सामने होंगे और जनता को तय करना है, और जनता क्या समझती है ये लगभग सबको अंदाजा है। बिल्कुल निखिल, देखिए 80 सीटें हैं, पिछली बार 62 जीती थी, 2 सहयोगी दल अपना दल ने जीती थी और 2 जो है उपचुनाव में बीजेपी के पास आ गई थी, एनडीए के पास। टोटल 66 सीटें एनडीए के पास यूपी की। इस बार वो आंकड़ा कहां जाता है, कितना रुकता है, बढ़ता है, घटता है, इस पर नजर रहेगी। पंकज मिश्रा इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर इस बार वहां का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। चाहे शिवसेना के 2 धड़े आपस में हम देख लें, चाहे अजीत पवार को देख लें, एनसीपी के 2 गुट आपस में देख लें, भारतीय जनता पार्टी की ओर से 20 चेहरे वहां पर उतारे गए, बड़े चेहरों की भी साख दांव पर है। इस बार वहां के समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं पंकज? बिल्कुल, देखिए पूरे देश को इंतजार था आज की तारीख का जब इलेक्शन कमीशन जो है वो ये तय करेगा कि चुनाव कब से है। लेकिन इसी के साथ ही महाराष्ट्र में जिस तरह का मामला फंसा हुआ है उस पर भी लोगों की निगरानी है। खासतौर पर अगर बात करें सीटों के बंटवारे को लेकर तो दोनों ही गठबंधन, महाराष्ट्र में जो 2 प्रमुख गठबंधन हैं, इन दोनों गठबंधन में सारी पार्टियां जो है वो समा जाती हैं। जैसे कि एक महाविकास आघाड़ी है जिसमें शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी है। दूसरी तरफ जो है वो महायुति है जिसमें बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी है। तो ये दोनों ही पार्टियां, ये दोनों ही जो गठबंधन है वो इस वक्त सीट शेयरिंग को लेकर फंसी हुई है। दोनों ही ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरह से सीट शेयरिंग किया जाए। हालांकि बीजेपी ने 48 में से 20 सीटों पर अपने जो उम्मीदवार हैं उन्होंने घोषित कर दिए हैं। अमित शाह खुद महाराष्ट्र में मौजूद थे, 2 दिनों तक वो यहां पर थे, सभी पार्टियों से मुलाकात हुई, बातें हुई और तब जाके 20 सीट, ये वो 20 सीट हैं जो बीजेपी के पहले से थे। लेकिन बाकी पर क्या होगा उस पर अभी तक पेंच फंसा हुआ है। और इसी को लेकर इतनी माथापच्ची और मंथन भी चल रहा है पंकज। बहरहाल तापस भी हमारे साथ है कोलकाता से। तापस, वहां तो ममता बनर्जी अलग ही डिमांड कर रही हैं, क्या आपको लग रहा है इस बार का आकलन, आपका क्या कहता है? जी देखिए, यहाँ इंडी गठबंधन या फिर एनडीए के बीच नहीं बल्कि बीजेपी और टीएमसी के बीच ये लड़ाई होनी है, ये तो तय है। ममता बनर्जी की ओर से ये मांग की गई है कि चुनाव एक फेज में हो और खत्म किया जाए, चुनाव बहुत ज्यादा फेजेस ना हो। लेकिन सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 7 से 8 फेज में चुनाव हो सका है। बीजेपी चाह रही है कि जितना भी फेजेस ज्यादा हो पश्चिम बंगाल में उतना फोर्स मोबिलाइजेशन बेहतरीन तरीके से किया जाएगा। और खासकर इतिहास में पहली बार 920 कंपनी किसी एक राज्य में भेजा गया है, जहां जम्मू कश्मीर से ज्यादा 920 कंपनी फोर्स यहां पे डिप्लॉय किया जाएगा। बिल्कुल, वहां पर बहुत ज्यादा संवेदनशील बूथ भी देखने को मिलते हैं। बहुत शुक्रिया तापस, आपका विस्तार से जानकारी दी आपने इस पूरे मामले को लेकर।